तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस की इस चौथी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये लास्ट ट्रायल क्लास है और आज की क्लास में हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को जहाँ तक पढ़ चुके थे उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से और देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। तो सबसे पहले हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। डिस्क्रीट के केस में हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, यानी पीएमएफ। तो इसका पीएमएफ आता है p टू द पावर x एंड 1 माइनस p टू द पावर 1 माइनस x। x की रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज होती है 0 to 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अदरवाइज 0, ये लिखने का तरीका होता है अदरवाइज 0। ये तो px हो गया। बात करें अगर हम बर्नौली के मीन की, तो बर्नौली का मीन क्या आता है, आप लोग बोल सकते हैं अपना माइक ऑन करके, p। और अगर बात करें हम बर्नौली के वेरिएंस की, पी क्यू आता है। चलो अभी देखते हैं किसको कितना याद है। अगर हम बात करें बर्नौली के स्क्यूनेस की, कितना आता है देखते हैं कौन बताता है, बताओ। मेरे लिखने के बाद मत बताना। सर अंडर रूट पीक्यू। चलो ठीक है, कर्टोसिस बताओ, कर्टोसिस। 7 माइनस 6 पीक्यू अपॉन अंडर रूट पीक्यू। नहीं, अंडर रूट नहीं रहेगा अनिकेत, यहाँ पर याद रखो, भूलो नहीं, केवल पी क्यू रहेगा। अब आपको अगर ये चीज़ें याद हैं तो आपके बर्नौली के कई ऐसे सवाल होंगे जिनको आप बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। अगर आपको दे दिया जाए पी की वैल्यू 1/4 है और आपसे पूछा जाए कि बताइए आपका कर्व कैसा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड, निगेटिवली स्क्यूड या नॉर्मल, तो आप इस वाले फार्मूले का यूज़ करके फटाक से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कर्व कैसा होगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फार्मूला याद रखिए, है ना। बाकी का कॉन्सेप्ट तो आप कर ही लेंगे। देखो गरिमा भी आ गई। इन लोगों को क्लास अच्छी लग रही ना, पढ़ना नहीं तब भी जो है, तो चलो गरिमा बाद में बात करेंगे इन सब चीज़ों की, अभी क्लास रिकॉर्ड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, स्क्यूनेस हो गया, कर्टोसिस हो गया। अब हम आते हैं एमएक्सटी पे, यानी कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे। चलिए मैं किससे पूछता हूँ, हिमांशु बताएंगे। हिमांशु बताओ एमएक्सटी क्या आया था बर्नौली का। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको डेली का डेली रिवीजन करना है। Q प्लस पी ई टू द पावर टी आया था, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इसके अलावा हम लोग मूवमेंट्स भी चाहें तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मूवमेंट याद करने हैं, याद कर लीजिए, वरना इतना सफिशियंट है। और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मिस हुई हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आज हम डिस्कस करेंगे बर्नौली का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जिसका नाम है फाई एक्स टी। तो कैलकुलेट करते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी हम इधर फिल कर देंगे। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर आई टी एक्स, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का फार्मूला। इसमें और एमजीएफ में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम एमजीएफ का फार्मूला लिखें तो क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, बस एक आई एक्स्ट्रा हो जाता है और नाम पड़ जाता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। कैलकुलेट करते हैं हम इसको। कैलकुलेट कैसे करेंगे, समेसन x की वैल्यू 0 से 1, क्योंकि हमारी रेंज बर्नौली की 0 से 1 होती है। एक्सपेक्टेशन में जो भी लिखा होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं और साथ में लिखते हैं इसकी px यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन। चलिए, पहली वैल्यू है e की 0, पुट कर देते हैं x की वैल्यू 0। तो x की पहली वैल्यू 0 पुट करने पर p टू द पावर 0 हो जाएगा और 1 माइनस पी टू द पावर 1 माइनस 0। अगली वैल्यू है 1, अगर हम 1 पुट करेंगे तो आएगा e टू द पावर आई टी, x की जगह 1 हो गया, p की पावर 1 हो जाएगा और 1 माइनस पी की पावर शायद 0 हो जाएगा। देखते हैं क्या बन रहा है, ये दोनों 1 बन गए, ये बन गया 1 माइनस पी यानी कि q, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, p e की पावर आई टी। तो आगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और एमजीएफ में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस है, केवल टी के साथ एक आई आ गया है। याद रखिएगा, आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। अब आते हैं हम पीजीएफ पे। पीजीएफ को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तो जैसे कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या जनरेट करता था,
मोमेंट को जनरेट करता था, वैसे ही प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन किसको जनरेट करेगा, प्रोबेबिलिटी को। तो देखते हैं ये कैसे प्रोबेबिलिटी को जनरेट करता है। पहले हम इसको लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे कैसे। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हम मान लेते हैं इसको हम PXT से लिख रहे हैं या PXS से लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻ TX अगर लिखा है तो इसकी जगह पर MGF के फार्मूले में अगर हम S पुट कर दें तो बन जाता है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तो हम ज़रा पुट कर देते हैं इसकी जगह पर X, तो फार्मूला क्या बनेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ S⁻X, यानी ये है हमारा प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तो कैलकुलेट करने के लिए या तो हम इसको सॉल्व कर लें या तो हम MGF का यूज कर लें। तो अगर हम MGF का यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, Q + P और S e⁻T की जगह पे क्या पुट कर देंगे, S। तो ये आ गया हमारा जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तो चलिए प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो पहली वैल्यू जरा हम पुट कर लेते हैं 0। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन से जो प्रोबेबिलिटी जनरेट होती हैं वो भी वैसी जनरेट होती जैसे कि MGF से मोमेंट जनरेट होते थे। तो अगर हम इसको S के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, चलो जनरेशन वाला हिस्सा हम आपको कल बताएंगे, ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट है भी, इसको मैं देख लूँगा फिर आपको मैं बताऊँगा कि कैसे हम इसका जनरेट करेंगे। क्योंकि S की वैल्यू 0 और 1 रखने से तो हमें एक बार Q मिलेगा और एक बार 1 मिल जाएगा, यानी दोनों प्रोबेबिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, ठीक है। इसको मैं आज के लिए स्किप कर रहा हूँ, कल मैं यहीं से शुरुआत करके इसको बता दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा PGF के अलावा एक और होता है कुमुलेंट, तो ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे कुमुलेंट क्या होते हैं। बाकी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कंटिन्यूस में आएंगी, जैसे कि मीडियन, मोड, ये सब हम कंटिन्यूस में पढ़ेंगे। बर्नौली का मोड नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग बाइनोमियल का मोड पढ़ेंगे। और बाइनोमियल का मोड उस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा जो हमने आपको कंटिन्यूस के केस में बताया था। इसको निकालने का दूसरा तरीका होता है, क्योंकि ये डिस्क्रीट केस है। तो अब हम अगले डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करते हैं, बाइनोमियल की तरफ। तो बाइनोमियल के बनने का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम दो तरीक़ों से समझ सकते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर हम n टाइम्स बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को n टाइम्स रिपीट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। अब देखते हैं कैसे। पहला हमने बर्नौली ट्रायल ले लिया, ये हमारा पहला बर्नौली ट्रायल है। अगर ये सक्सेस होता है या फिर फेलियर होता है तो इसके हिस्से में हमको सिर्फ क्या मिलेगा, बर्नौली का PDF मिलेगा, p⁻x और 1 - p⁻1 - x। लेकिन अगर हम इस बर्नौली का एक और ट्रायल को यहाँ पर कंसीडर कर लें जिसके दो हिस्से हैं, सक्सेस और फेलियर, हमने एक और किया सक्सेस और फेलियर, और हमने एक और किया सक्सेस और फेलियर। मान लो हमने 4 बर्नौली ट्रायल ले लिए। अब 4 बर्नौली ट्रायल आने पर हमको ये नहीं कन्फर्म है कि कौन सा सक्सेस होगा और कौन सा फेलियर होगा, तो हम पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे। पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम लिखेंगे x को कहेंगे नंबर ऑफ सक्सेस। अब नंबर ऑफ सक्सेस में 0 आएगा, कब, जब चारों बर्नौली ट्रायल फेल हो जाएंगे। 1 आएगा कब, जब चारों में से कोई एक सक्सेस हो जाएगा। 2 आएगा जब कोई 2 सक्सेस होंगे। 3 आएगा जब कोई 3, और 4 आएगा जब 4 के चारों सक्सेस हो जाएंगे। तो अब आपने देखा कि आपकी x की रेंज जो बर्नौली में 0 और 1 थी वो अब बढ़कर 0 to 4 हो गई है। अब आते हैं बाइनोमियल के प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे। इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे आएगा, तो जो बर्नौली का था उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, n लग जाएगा यहाँ पर। ये n कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देखिए। मान लेते हैं कि हमने n बर्नौलियन ट्रायल लिए और n बर्नौलियन ट्रायल में हमारे पास xi सक्सेस और n - xi फेलियर। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है और सारे ट्रायल इंडिपेंडेंट हैं। तो हम x बार सक्सेस होने के लिए p × p × p × p कितनी बार करेंगे, x टाइम्स। आपको ये बात समझ में आ रही। मान लो हमने 2 सिक्के लिए, तो 2 बर्नौली ट्रायल है, हेड और टेल।
दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी दोनों पर सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी हेड इंटू प्रोबेबिलिटी हेड, यानी हम इनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यही काम हम x बार करेंगे तो प्रोबेबिलिटी को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, x बार। सिमिलरली फेलेवर भी तो हो रहा है n माइनस एक्स टाइम, तो हम 1 माइनस पी को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस एक्स टाइम्स। तो अब की बार हमारा जो पी एम एफ बनेगा वो बनेगा p टू द पावर x और 1 माइनस पी टू द पावर कितना है यहाँ पर n माइनस एक्स, तो इसकी पावर कितनी लग गई n माइनस एक्स। तो ये तो वो हिस्सा हुआ जो सक्सेस और फेलेवर को बता सकता है, लेकिन ये x सक्सेस ऐसा तो नहीं जरूरी कि पहले ही x ट्रायल पे आ जाए। हो सकता हो कि चार वाले केस में समझते हैं, मान लो 4 से हमको 2 सक्सेस चाहिए, तो ऐसा भी तो हो सकता हो कि 2 सक्सेस हमको पहले मिल जाएं, या फिर ऐसा हो सकता हो कि एक पहले मिले फिर फेलेवर फिर सक्सेस फिर फेलेवर, यानी 2 सक्सेस आने के कितने तरीके हैं। ये तरीके कितने हो सकते हैं, 4C2। ये तो आपने समझ ही रखा है पहले से ही, 4C2 तरीके होंगे 2 सक्सेस लाने के। अब ये 4C2 जो आया ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि जितनी बार जितने केसेस बनेंगे उतनी बार हमको प्रोबेबिलिटी को ऐड करना होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस के लिए। समझाने के लिए हम आपको 3 पे समझाते हैं, ज़रा देखिएगा। 3 सिक्कों को अगर हम ले लें और यहाँ से हमको 2 सक्सेस पानी हो, तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसका सैम्पल स्पेस लिख देंगे जल्दी से, और हमने कहा है हमको 3 में से 2 सक्सेस पानी है। तो ये तो वो हो गया जिसमें 3 सक्सेस थी, ये वो हो गया जिसमें 2 सक्सेस। अब एक सक्सेस वाला केस बना लेते हैं और 0 सक्सेस वाला केस। तो अगर हम कहें 3 में हमको 2 सक्सेस पानी है तो P इंटू पी यानी 2 बार सक्सेस हो गया, और एक फेलेवर होगा तो 1 माइनस पी हो गया, यानी रिजल्ट आ गया p² और 1 माइनस पी। लेकिन 2 सक्सेस ये पहली दोनों बार होंगी तो ये केस बनेगा। मान लो सक्सेस एक पहली होती है एक लास्ट में होती है, बीच में एक फेलेवर हो गया तो ये केस बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगर सक्सेस दोनों लास्ट में हो गई तो, और पहला वाला फेलेवर हो गया तो एक ये भी तो केस बनेगा। ये सारे केस किसके हैं, 2 सक्सेस के हैं। अब बताइए ये सारे के सारे केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि इंडिपेंडेंट हैं। अगर हम इनकी और इनकी बात करें तो ये एक्सक्लूसिव हैं या इंडिपेंडेंट हैं। अगर आपने कॉइन 3 टॉस किए और ये केस अकर हुआ तो क्या ये दोनों अकर होंगे, यानी ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस में प्रोबेबिलिटी क्या होती थी बताइए, सर ऐड होके 1 आ जाती थी। नहीं 1 नहीं आती थी, सिर्फ ऐड होती थी। 1 तब आएगी जब एग्जॉस्टिव होते हैं। तो चलो इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, p² 1 माइनस पी। सिमिलरली अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, p² 1 माइनस पी, और अगर इसको लास्ट वाले को लिखें तो क्या लिखेंगे, p² 1 माइनस पी। तो हमने 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस में इसको डिवाइड किया, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 p² 1 माइनस पी। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं, हम इस 3 की जगह पे 3C2 लिख दें तो कोई दिक्कत, p² 1 माइनस पी और इसकी पावर में 3 माइनस 2 लिख दें यानी n माइनस एक्स। बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायनोमियल। तो देखा आपने बायनोमियल NCX क्यों लगता है आगे, NCX हमको बताता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और वो NCX मल्टीप्लाई क्यों होता है, क्योंकि जब हम सबको जोड़ लेंगे तो वो नंबर आगे मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ जाएगा। 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आगे मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसीलिए वो NCX आगे कैसे आता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो सभी को बायनोमियल का बनना समझ में आया। यस चलिए गरिमा और योग्यता दोनों बताएं। शिवानी, अगर कहीं कोई डाउट है तो अभी बोलो, क्योंकि अभी क्लियर करना ज़्यादा आसान है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। किसी को कोई डाउट नहीं, सबको क्लियर, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन हम मान लेते हैं कि सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने बना लिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्नौली। चलो अब मुझे कौन बताएगा रेंज क्या होगी इसकी, चलो बताओ देखते हैं। x = 0 to n। यस सर। 0 to n ना लिखना, ऐसे लिखना, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट है तो हमको इस तरह से प्रदर्शित करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा 0। तो बर्नौली का जब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिख लिया तो अब आता है बर्नौली का मीन। मीन के पहले लेकिन हम चेक करना चाहेंगे कि क्या ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है।
चलिए देखिए, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स बर्नौली, ये थे जिन्होंने इसको खोजा था। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1654 और इनकी डेथ है 1705। तो जब 1705 में इनकी डेथ हुई, इन द ईयर 1700 एंड मतलब इन्होंने 1700 में इसकी खोज की थी बाइनो, यानी अपने मृत्यु के 5 साल पहले। एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड पोस्टमसली इन 1713, यानी इनका जो रिसर्च पेपर था ये इसके बारे में लिख कर चले गए। बाद में उसको कुछ लोगों ने देखा। पोस्टमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, यानी मृत्यु के बाद। 1713 में इनका ये पेपर पब्लिश हुआ, यानी 8 ईयर आफ्टर हिज डेथ, इनके मृत्यु के 8 साल बाद ये इनका पेपर पब्लिश होता है। तब लोगों को पता चलता है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की खोज जेम्स बर्नौली करके चले गए हैं। लेट अ रैंडम, अब ये इसके बारे में बताते हैं। अब इसकी सिचुएशन देखिएगा आप, सिचुएशन से आपको क्लियर होगा कि आपको कौन से फॉर्मूले में इसको लगाना है। लेट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली, यानी हम एक किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे हैं। जैसे हमने सिक्का लिया, 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, 4 बार उछाला, 5 बार उछाला, हम इसको बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। एंड लेट द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन अ ट्रायल, और हम किसी एक अकरेंस की उम्मीद कर रहे हैं इस ट्रायल में, बी कॉल्ड अ सक्सेस, जिसको हम सक्सेस कह रहे हैं। अब अगर 2 लोग हैं ए और बी, दोनों लोग सिक्के का गेम खेल रहे हैं। ए कह रहा है हेड आएगा तो मैं जीतूंगा, टेल आएगा तो तुम जीतोगे। तो अगर हम ए के लिए बात करें तो ए के लिए हेड का आना सक्सेस है। तो अगर 10 बार सिक्का उछाला गया तो 6 बार सक्सेस आने पर ए जीतेगा, 4 बार टेल आने पर ये हारेगा, यानी इसका अगर ज़्यादा रहा तो ये जीतेगा, और अगर 5-5 हुआ तो टाई हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि हमारे पास एक बर्नौली ट्रायल है जिसको हम बार बार कर रहे हैं। बार बार करते समय हम इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि सक्सेस कितनी बार आएगी और उसके आने के चांसेस क्या हैं। ये बात क्लियर होगी सबको। अब आगे देखो, इसने बोला भी वही, कंसीडर अ सेट ऑफ एन इंडिपेंडेंट बर्नौलियन ट्रायल्स। तो बर्नौलियन ट्रायल के बारे में तो हमने आपको कल ही बताया था कि ये इंडिपेंडेंट होता है। तो एन इंडिपेंडेंट बर्नौलियन ट्रायल को अगर हम लेकर एक टेस्ट परफॉर्म करें या एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो बनता है बाइनॉमियल। आ गया ये बीइंग फाइनाइट। बीइंग फाइनाइट का मतलब हम बर्नौली ट्रायल का नंबर फिक्स कर लेंगे। इन विच द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सक्सेस, जहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है, इन एनी ट्रायल इज कांस्टेंट, यानी किसी भी ट्रायल में ये पी कांस्टेंट रहेगा फॉर ईच ट्रायल। किसी एक ट्रायल की अगर पी है तो वही हर ट्रायल में रहेगी। क्यू यानी 1 - p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलेवर इन एनी ट्रायल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस एंड कंसिक्वेंटली n - x फेलेवर इन n इंडिपेंडेंट ट्रायल, यानी अगर हम n बार करते हैं तो x हो सकती है सक्सेस और n - x हो सकती है फेलेवर। इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर, इनका ऑर्डर ये हो सकता है कि सक्सेस सक्सेस मिली, फिर फेलेवर, फिर सक्सेस, फिर फेलेवर, यानी इस तरह का कोई भी ऑर्डर हो सकता है। हम इसी ऑर्डर के लिए कितने ऑर्डर बनेंगे NCX लगाते हैं। हमने आपको दिखाया भी कि अगर 3 में से 2 सक्सेस लानी हो तो क्या हो सकता है, हेड हेड आ जाए, ये ऑर्डर हो गया, एक ऑर्डर ये हो गया, इसमें भी तो 2 ही आ रही और एक ऑर्डर ये हो गया। तो इसी ऑर्डर को निकालने के लिए हम लगाते हैं NCX, यानी कितने तरीके से n में से हम x सक्सेस पा सकते हैं। जैसे 5 मैचों की एक सीरीज़ हो रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। अगर इंडिया को सीरीज जीतनी है तो पहले 2 मैच हार गया तो बाद के 3 जीत ले, या पहले के 2 जीते तो बाद के 3 में 1 जीत ले। तो कोई भी तो ऑर्डर हो सकता है। सीरीज जीतने से मतलब है 3 मैच जीतने से मतलब है वो पहले वाले 3 जीते, बाद वाले 3 जीते, बीच वाले 3 जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो सक्सेस के कितने भी तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों को निकालने के लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं NCX का। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे का कॉन्सेप्ट वही है, चूँकि ये सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट के लिए प्रोबेबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। जब भी हम किसी को ऐसे लिखते हैं तो इसके बीच में इंटरसेक्शन होता है, ये बात हमने आपको बता रखी है। अगर हम हेड इंटरसेक्शन हेड लिखें या हेड और हेड लिख दें तो दोनों का एक ही मतलब होता है। हायर वाले किताबें में जब आप आओगे तो देखोगे ये नोटेशंस यूज किए जाते हैं। तो ये सब इंटरसेक्शन है और सब इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो गई, सब पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सक्सेस कितनी बार मिला, x बार, और फेलेवर कितनी बार मिला, n - x बार। तो इस तरीके से बन रहा है बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन। बट x सक्सेस इन n ट्रायल्स, लेकिन n में से x सक्सेस कैन अकर इन NCX वेज, इतने तरीक़ों से आ सकती हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ दीज वेज इज़ दिस, और इनमें से हर की प्रोबेबिलिटी यही होगी, यानी हम इसको इतनी बार ऐड करेंगे। ये बात आप समझ पाए? जैसे हम 2 सक्सेस की बात करें अगर
तो हो गया पी पी क्यू यानी पी स्क्वायर क्यू। लेकिन अगर ये दो सक्सेस इधर आ जाएं तो भी तो होगा पी पी क्यू यानी पी स्क्वायर क्यू। यानी हर बार में प्रोबेबिलिटी यही रहेगी, पी टू द पावर एक्स और क्यू टू द पावर माइनस एक्स। इतने वेज में सबकी प्रोबेबिलिटी यही रहेगी अगर सक्सेस एक्स है और फेलेवर एन माइनस एक्स है। तो हम इसको इतनी बार जोड़ दें या फिर इस नंबर से उठाकर मल्टीप्लाई कर दें। समझ गए? ये देखो लिखा भी है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम कब अप्लाई होती है? जब केसेस कैसे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर जो आपने प्रोबेबिलिटी के पेपर 1 में पढ़ा था, इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव दोनों यूज़ हुए हैं। यहाँ पर यूज़ हुआ इंडिपेंडेंट और यहाँ पर यूज़ हुआ एक्सक्लूसिव का केस। तो स्टैटिस्टिक्स में हर एक बेसिक चीज़ का यूज़ हो रहा है और शायद ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। बाकी इसका नाम बायनोमियल क्यों पड़ा, इसके लिए एक रीज़न और है कि बायनोमियल के जो टर्म्स होते हैं ना, जब हम इसको एक्स की वैल्यू रखकर एक्सप्लेन करेंगे तो बायनोमियल के टर्म्स के जैसा ही दिखेगा। चलिए अब काम की बात करते हैं। अभी तक बेकार की नहीं कर रहे थे, अभी तक हम आपको बस वो बता रहे थे जो आपको किताबों में मिलेगा, आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। डेफिनीसन में ये डेफिनीसन आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आप थ्योरेटिकल पेपर लिखने जा रहे हैं। आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो बस आपको ये लिखना है, अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ इट एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, यानी एक्स की वैल्यूज़ 0 से आगे होंगी, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज़ गिवन बाई। ये होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने की डेफिनेशन। अब हम कहें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करो तो आप कैसे लिखोगे? अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो Poisson distribution if it assumes only non-negative values and its probability mass function is given as, और हम यहाँ पर Poisson का लिख देंगे। तो ये होता है लिखने का तरीका। तो थ्योरेटिकल वालों को ये तरीका याद रखना है और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए बस समझ लीजिए, सफिशिएंट है। आगे आते हैं, अभी हम कंडीशंस पे आते हैं। फिजिकल कंडीशन बाइनोमियल की क्या है? तुम लोग के पास अगर गुप्ता कपूर घर में हो तो चैप्टर नंबर 8 खोलो, पहले दूसरे तीसरे पेज पर ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो चाहो तो खोल के मेरे साथ टिक भी कर सकते हो कि आपको नोट्स में क्या क्या लिखना होगा। अभी इसकी चर्चा तो हम करेंगे अपनी क्लास में ही कि समेसन कैसे बनाएगा। हम इसकी फ़िज़िकल कंडीशन की बात करते हैं कि बायनोमियल जब बनता है तो उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या होती है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल कंडीशन। देखिए क्या है, वी गेट द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? ईच ट्रायल रिजल्ट्स इन 2 म्यूचुअली डिसजॉइंट आउटकम्स टर्म्स एज सक्सेस एंड फेलियर। यानी हर ट्रायल के 2 ही परिणाम होने चाहिए, एक को हम कहेंगे सक्सेस, एक को हम कहेंगे फेलियर। अब पासे में 6 परिणाम होते हैं तो हम मान लेंगे कि इवन का आना सक्सेस है तो बाकी ऑड का आना फेलियर हो गया, 6 का आना सक्सेस है तो बाकी 1 से 5 तक का आना फेलियर हो गया। तो अगर नहीं है 2 तो हम उसको 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ट्रायल n इज़ फाइनाइट, यानी हम सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं या हम कितने बर्नौली ट्रायल ले रहे हैं ये फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आगे हम आपको बताएंगे कैसे होता है। तीसरा, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी पहला ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लास्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ईच ट्रायल। तो ये 4 कंडीशन होती हैं बायनोमियल के एग्जिस्टेंस की। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बायनोमियल तभी कहेंगे जब उनमें ये 4 तरीके की प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल कंडीशंस पाई जाएंगी। आगे, द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू टॉसिंग ऑफ अ कॉइन और थ्रोइंग ऑफ डाइस और ड्राइंग कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट लीड टू बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो प्रॉब्लम्स इससे जुड़ी हुई हैं बायनोमियल से वो कौन कौन सी हैं? सिक्के का उछलना, पासे का फेंका जाना या फिर ताश की गड्डी से एक पत्ते का निकलना भी बायनोमियल के अंतर्गत आएगा। अब आगे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस की चर्चा आज नहीं, आज हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं कुछ प्रूफ पे। तो सबसे पहला प्रूफ हम करेंगे, द असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ मस्ट बी यूनिटी। यानी अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ को असाइन कर लें, सारी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड कर लें तो 1 के बराबर आना चाहिए। Px पहली कंडीशन के हिसाब से 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर n पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0 से n तक कुछ भी रख दीजिए, p की वैल्यू 0 से 1 होगी, 1 माइनस पी भी 0 से 1 होगा। सारी वैल्यूज़ में कोई भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं जो इसको निगेटिव बनाए। तो पहली कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन जो है समेसन ओवर x Px मस्ट बी यूनिटी, हम इसको देख लेते हैं। तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से लेकर n तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखने के पहले हम आपको बायनोमियल का फार्मूला बता देते हैं। क्या होता है बायनोमियल का फार्मूला? x प्लस वाई की पावर n को हम कैसे ओपन करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे n से 0, किसी एक की पावर की स्टार्टिंग 0 से करेंगे और किसी एक की n से करेंगे। तो मान लेते हैं हम x की पावर 0 और y की पावर n कर रहे हैं। फिर अगला टर्म क्या आता है बायनोमियल में? NC1।
अब x की पावर 1 आ जाएगी और y की पावर n-1 आ जाएगी, यानी एक की पावर बढ़ती है और दूसरे की घटती चलती है। x की पावर 2 आ जाएगी और y की पावर n-2 आ जाएगी। ऐसे हम आगे लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, n तक। अब की बार जिसकी पावर 0 से स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर पहुँच के क्या बन जाएगी, n, और जिसकी पावर n से स्टार्ट हुई थी वो घटते घटते यहाँ पर क्या बन जाएगी, 0। तो ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन है। अब जरा हम अपने फॉर्मूले को देखते हैं, p टू द पावर x, यहाँ पर NCX लगा दीजिए, और 1 माइनस पी टू द पावर n-x। इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें 0 से, तो ज़रा देखिएगा ध्यान से क्या होने वाला है। समेसन की जगह पे हम प्लस का यूज़ करेंगे, तो पहला टर्म आएगा NC0, p टू द पावर 0 एंड 1 माइनस पी टू द पावर n। अगली वैल्यू आएगी, x की जगह 1 पुट करेंगे तो NC1, p टू द पावर 1 और 1 माइनस पी टू द पावर n-1। तो आपको दिख रहा है बाइनोमियल के टर्म्स के जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब अगर ये बाइनोमियल के टर्म्स के जैसा आ रहा है तो बाइनोमियल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। हमने इसको x प्लस वाई की पावर n लिखा है, x की जगह पे हमको p मिल रहा है और y की जगह पे हमको 1 माइनस पी मिल रहा है, तो हम होल पावर n लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे। अब देखिए p से p कैंसिल हो गया तो आया 1 की पावर n, यानी 1 आ गया। असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी यूनिटी, यानी PMF के होने की कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। चलिए तुरंत हम आगे बढ़ते हैं, बर्नौली से रिलेट करते हुए चलेंगे। बर्नौली का मीन कितना आया था, P सब P। चलो हमारे पास मान लो तीन है, तीन क्या, बर्नौलियन ट्रायल। एक को हम A लिख रहे हैं, या हम एक को x लिख रहे हैं, एक को y लिख रहे हैं और एक को z लिख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इन तीनों का सम बनता है बाइनोमियल। अगर हम इसकी एक्सपेक्टेशन निकालें तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस पे वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा। अब अगर x बर्नौलियन विद प्रोबेबिलिटी p था, y बर्नौलियन विद प्रोबेबिलिटी p था, z बर्नौलियन विद प्रोबेबिलिटी p था, तो हमारा जो बाइनोमियल बन रहा था x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मीन 3p आएगा। यानी अगर ये n होता तो मीन कितना आता बाइनोमियल का, सर NP। अब इसको हम प्रूफ करेंगे इधर फार्मूले के थ्रू। ये तो हमने प्रूफ किया एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। चलिए देखते हैं, तो हम निकालने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फार्मूला क्या लगाएंगे, समेसन ओवर x, यहाँ पर आएगा x इंटू px। चलिए x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। रेंज हमारी बाइनोमियल की क्या है, 0 से n, और px की वैल्यू हमारे पास क्या है, NCX, p टू द पावर x और 1 माइनस पी टू द पावर n-x। इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका होता है। चलिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ज़रा उसको ध्यान से सुनिएगा। NCX को लिखने का हमारे पास एक तरीका है, क्या सभी लोग इस तरीके को जानते हो? यस सर। जानते हो? यस सर। ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा और देख लीजिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ x-1 है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे n-2 x-2। जितने लोगों को लग रहा है कि ये कैसे आया है वो क्या करेंगे, वो इस फार्मूले को ओपन करके इससे मल्टीप्लाई कर देना, देखना ये वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा। और अगर नहीं बना पाए तो कल मुझे बताना, मैं कल क्लास में बनवा के दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, x गोइंग फ्रॉम 0 to 1, इस NCX को हम लोग लिख लेंगे n/x और n-1 cx-1, और यहाँ पर एक x मल्टीपल में था, ये x से x कट जाएगा, बाकी चीज़ें हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। 1 माइनस पी की जगह पे हम आपके पास q यूज़ कर रहे हैं, लिखने में थोड़ा आसानी रहेगी। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमने n को ले लिया बाहर, ठीक है, और कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे। क्या रिप्लेसमेंट करने वाले हैं, x-1 की जगह पे हम y पुट कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, तो x की जगह पे क्या, x-1। देखो अगर हम इसको x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पर इंडेक्स माइनस में हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन का इंडेक्स माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हमने इसको एक स्टेप ओपन कर लिया तो ये एक वैल्यू आगे से स्टार्ट होगा, यानी हम यहाँ पर सीधे सीधे x-1 को
समझ लो x से रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर हम x को x-1 से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। देखो हमने x-1 को x से रिप्लेस किया है, इधर एज इट इज़ रहने देते हैं। अब अगर हम x की वैल्यू को देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। इसको हम आपको कल और डिटेल में समझाएंगे कैसे ये हो रहा है। ओपन करके जब हम समझाएंगे तो आपको दिखेगा एक स्टेप कैंसिल हो रहा था, बाकी सारों के लिए हम उसको 1 से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम मान लो x की वैल्यू 1 रखते हैं तो पहली वैल्यू क्या बनने वाली है, n-1 C0, p की पावर कितनी हो जाएगी। हाँ, हमको एक p भी कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, तो हम यहाँ से एक p भी ले लेते हैं, p इंटू x-1। इस p को हम बाहर कर लेंगे अगले स्टेप में और यहाँ x-1 रखेंगे। ठीक है, तो अब np बाहर आ चुका है, समेसन रन कर रहा है 1 से लेकर n तक। तो पहली वैल्यू आएगी n-1 C0, p की पावर 0 और q की पावर n। x की वैल्यू हमने क्या पुट की पहली 1 से, तो यहाँ n-1 आएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 2, तो अब की बार आएगा n-1 और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2-1 यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा और यहाँ पर आएगा n- x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 2, यहाँ n-1 n-2। ठीक है, सही चल रहा है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही लास्ट स्टेप तक जाएंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम इस पूरे को मान लें कि हाईएस्ट वैल्यू यही थी, तो एक की पावर बढ़ रही है और दूसरे की घट रही है। पहले 0 से 1 हुआ, ये n-1 से स्टार्ट होकर n-2 गया, और ये हाईएस्ट पावर है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इसको बाइनोमियल के फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, p + q की होल पावर n-1। सबको समझ में आया कि नहीं बताओ। अगर हम n से स्टार्ट करते तो क्या लिखते हैं nc0 p की पावर n q की पावर n, लेकिन हमने तो n-1 से स्टार्ट किया तो हम यहाँ n-1 कर देंगे, होल पावर में भी n-1 रहेगा। यानी ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन ही है एक तरीके से, लेकिन n-1 वैल्यूज़ के लिए। तो अब क्या हुआ, p + q की वैल्यू हो गई 1 और इसके 1 होते ही मीन की वैल्यू क्या आ गई np। क्लियर हो गया सबको ये बात। आवाज़ में थोड़ा सा कमी है सबकी, बाकी लोग बताओ। आपको यहाँ पर एक स्टेप में शायद दिक्कत हो रही हुई इस वाले में कि यहाँ कैसे मैंने 1 कर दिया है ना। ठीक है, मैं कल इसको डिक्टेट करूँगा आपको। ओके, ये कैसे मैंने 1 किया है, इस पर मैंने स्टार लगा दिया है। तो मीन निकालने के बाद हम वेरिएंस की तरफ मूव करेंगे और वेरिएंस के लिए हमको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x²। अब आपको कुछ और चीज़ें बता दे रहे हैं जिनका हम कल यूज़ करेंगे। x² को अगर हम फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब वो फॉर्म जिसमें एक वैल्यू लिखी हो और हम इसको लेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल फॉर्म। तो अगर x² को हम फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं x-1 + x। ये होती है x² की फैक्टोरियल फॉर्म। आप इसको ज़रा सॉल्व करके देखो कि x² मिल रहा है। चलिए देखते हैं, x² - x + x, ये और ये कैंसिल, मिल गया x²। तो ये होती है x² की फैक्टोरियल फॉर्म। हम फैक्टोरियल फॉर्म का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि बाइनोमियल की प्रूविंग करते समय NCX को जब हम ब्रेक करते हैं तो ये फैक्टोरियल में ही तो ओपन होता है। जैसे एक बार n और x बाहर लिया तो ये वैल्यू बची, फिर अगली बार n-1 और x-1 बाहर लेंगे तो ये वैल्यू बचेगी, और ये तो पहले से ही बाहर था। तो ये फैक्टोरियल के फॉर्म में ही ओपन होता है। इस वजह से हमको x² वाले एक्सपेक्टेशन को कैलकुलेट करने के लिए फैक्टोरियल की ये फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x²। एक्सपेक्टेशन ऑफ x² का फार्मूला क्या होगा, समेसन x, इसकी वैल्यू होगी 0 to n, यहाँ पर आएगा x² और आएगा px बोले तो बाइनोमियल का। अब हम पहला काम ये करते हैं कि इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने x² को लिख लिया फैक्टोरियल के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 स्टेप इसके बनेंगे, एक स्टेप इसके साथ px आएगा और एक इसके साथ px आएगा।
तो जो बाद वाला स्टेप है उसकी वैल्यू आप लोग बताओ कितनी होगी। सर एनपी। एनपी, क्योंकि वो पहले वाले से मैच कर रहा है। तो ये तो हमारा एनपी हो गया। अब पहले वाले को हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो पहले वाले को कैलकुलेट करने के लिए हमको इस पी एक्स को 2 स्टेप में ओपन करना पड़ेगा। हम यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स और 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स। चलिए लिखते हैं। तो x की वैल्यू 0 से n, ये हो गया x और x माइनस 1। 2 स्टेप ओपन करेंगे तो आएगा n माइनस 1 x और x माइनस 1। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा n माइनस 2 और x माइनस 2। पी स्क्वायर भी कॉमन लेंगे क्योंकि हम 2 स्टेप ओपन कर रहे हैं, तो p की भी 2 वैल्यूज़ बाहर चली जाएंगी। यहाँ पर बचेगा p की पावर x माइनस 2। 1 माइनस पी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ये एज इट इज़ रहेगा n माइनस एक्स। ये एज इट इज़ क्यों रहता है ये भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर x और x माइनस 1 से हम इसको कैंसिल कर दें और बाकियों को n माइनस 1 बाहर ले लेंगे, n माइनस 1 पी स्क्वायर बाहर हो गया। समेसन x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 स्टेप ओपन हुए हैं, यानी हमने कॉम्बिनेशन को 2 स्टेप निकाला है, पी स्क्वायर भी निकाला है। 1 माइनस पी के 2 स्टेप माइनस होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब हम x की वैल्यू को 2 से स्टार्ट करके n तक ले जाएंगे और हम लिखेंगे n माइनस 2 सी एक्स माइनस 2 पी की पावर x माइनस 2। 1 माइनस पी को देखो इसमें क्यों नहीं कोई चेंज होता है, क्योंकि n माइनस 2 एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि एन सी एक्स होता है तो हम q की पावर को क्या लिखते हैं, n माइनस एक्स लिखते हैं, यानी इससे इसको घटाते हैं और p की पावर को x लिखते हैं। तो अगर यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, तो हम इसको भी तो लिखेंगे n माइनस 2 एक्स माइनस 2। अब जरा इसको सॉल्व करके देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये बिल्कुल n माइनस एक्स की तरीके से ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए 1 माइनस पी से हमको कुछ भी बाहर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी इस पूरे को हमको बाइनोमियल बनाने के लिए ये चेंजेस करने पड़ते हैं। x माइनस 1 इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करने पर हमको कोई ऐसी सीरीज़ नहीं मिलेगी जिसको हम सॉल्व कर पाएँ। कहने का मतलब ये कि सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इसीलिए हम इस कॉम्बिनेशन को ओपन करते हैं 2 स्टेप, ताकि ये x कट जाएँ। n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाता है। बाकी का फॉर्म ऐसा बन जाता है कि हम इसको जब बाइनोमियल से ओपन करेंगे तो हम इसको p1 माइनस पी की होल पावर n माइनस 2 लिख पाएंगे। समझ में आई बात? सर लास्ट स्टेप एक बार फिर से बता दीजिए। लास्ट स्टेप में ये हम कहाँ पे आप बात करें, ये जो अभी अभी हमने लिखा है, यस सर। ये स्टेप आएगा जब हम x की वैल्यूज़ 2 से पुट करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम 2 से वैल्यू पुट करेंगे तो पहली वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 2 सी 0 पी की पावर 0 और 1 माइनस पी की पावर क्या है। समझिए। हाँ, ऐसे बाइनोमियल के स्टेप ओपन होंगे तो बाइनोमियल के स्टेप में हाईएस्ट पावर n माइनस 2 है तो पावर n माइनस 2 लग जाएगी, और एक की पावर बढ़ रही है एक की घट रही है तो p प्लस क्यू की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। और ये 2 से क्यों स्टार्ट हुआ अब आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हमने 2 स्टेप ओपन कर लिए। हमने एक n अपॉन एक्स निकाला और एक n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 निकाला, p से भी हमने p स्क्वायर निकाल लिया। तो इसीलिए समेसन के 2 स्टेप हम बाहर ओपन कर लेते हैं, इस वजह से x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। सिमिलरली ऊपर वाले केस में भी ऐसा ही होता है। अब हम इसके लिए आपको कोई एक छोटा एग्जाम्पल सेट करके कल की क्लास में समझाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया कि x की वैल्यू आगे से स्टार्ट की, है ना। ठीक है, तो अभी हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं। आई कितनी ज़रा देखते हैं, n माइनस 1 पी स्क्वायर और साथ में यहाँ पर है एन पी, जो बाद वाला टर्म था जिसको हमने लिखा नहीं है, एन पी सब जगह चल रहा है। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर आते ही हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स। फार्मूला क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल ऑफ स्क्वायर। चलिए देखते हैं कैसे आएगा ये। तो n माइनस 1 पी स्क्वायर और यहाँ पर आएगा n स्क्वायर पी स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, देखिए कैसे आता है। तो पहला टर्म क्या आएगा, n स्क्वायर पी स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या आएगा, माइनस एन पी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, माइनस n स्क्वायर पी स्क्वायर। एक स्टेप हमने यहाँ पर एन पी मिस कर दिया, यहाँ पर प्लस एन पी भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की ये पूरी वैल्यू है। तो हम एक प्लस एन पी भी कर लेते हैं।
अब देखिए एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल, जो बचा हम उसको लिख लेते हैं, एन पी बचा है और एन पी स्क्वायर बचा है। यहाँ से एन पी कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 माइनस पी, और बन गया आपका बाइनोमियल का वेरिएंस एन पी क्यू। तो सभी को वेरिएंस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो बाइनोमियल का हमने आज मीन कर लिया है, वेरिएंस कर लिया है। तो क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज यहीं पर विराम देते हैं। और जो चीज़ें आपको लग रहा है डाउट, जैसे ये समेसन वाला, इसको हम कल किसी एग्जाम्पल को सेट करके एक सीरीज़ बनाएंगे और ओपन करके दिखाएंगे कि कैसे एक समेसन स्टेप गायब हो जाता है। ठीक है सर आपने लास्ट में क्या पढ़ाया सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। 1 मिनट रुकिए।